हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। ऑल ऑफ यू माइट बी डूइंग वेरी वेल। सो आज मैं एक काफ़ी लंबे टाइम बाद आपके सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सॉरी फॉर द लेट, बिकॉज आई हैड टू कलेक्ट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू ऑफ UKPSC AE. सो दैट्स वाई आई couldn't फाइंड प्रॉपर टाइम टू बी present बिफोर यू, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आसपास पूछना था कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ए इंटरव्यू में या जे इंटरव्यू, दोनों में ही लगभग सवाल आसपास ही रहते हैं। ये जानकारी मुझे मिली है। तो थोड़ा सा लाइफ में भी मैं बिज़ी चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त नहीं मिल पाया। तो सॉरी फॉर देट। अगर आपको जो वीडियो बनाने में अगर मैंने लेट की हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट। तो विदाउट एनी लेट, लेट्स बिगिन। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। आप हज़ारों लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले केवल 30 या 40 होते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता फ्रेंड्स, केवल आपको एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक मारना है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल देखने से पहले आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा बाकी चैनलों से। मेरी कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को मैं रिपीट ना करूँ, कुछ नया लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ, इसलिए मुझे वक्त लगता है। ओके, तो जिस तरह से मैंने आपको उससे प्रॉमिस किया था कि UKPSC ए के लिए मैं एक इंटरव्यू गाइडेंस का एटलीस्ट एक वीडियो तो आपके सामने लेके आऊँगा ही आऊँगा। जो भी मुझे लगता है, जो भी मुझे जानकारी है, जिस भी तरह से मैं अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊँ, तो उसी प्रॉमिस के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का UKPSC में सिलेक्शन हो चुका है और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मैंने टोटल क्वेश्चंस को, जितने भी UKPSC में पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है रीजनल, कल्चरल, करंट। इन तीनों को मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। दूसरे क्वेश्चन आपके से पूछे जा सकते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस, और तीसरे टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, तो एक एक करके इनके डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनसे मतलब क्या है। रीजनल कल्चरल से मतलब ये है कि जिस रीजन में आप रहते हैं उसके उसका जो कल्चर है, वहाँ पे क्या फेमस है, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। करंट मतलब उत्तराखंड करंट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया के करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया का करंट भी पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड का करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो इसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर की बात करें। अगर कंडीशनल क्वेश्चंस भी आप देखेंगे किस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन की उम्मीद काफ़ी कम रहती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ये मान के चलता है कि आप अगर रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे तो टेक्निकल आपका साउंड होगा, काफ़ी होगी, चीज़ें आपको काफ़ी पता होगी। ये नहीं कि आपसे SFD, BMD या फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई सवाल पूछ लें, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर आप देखेंगे ये भी, तो ये आपके व्यक्तित्व का एक टेस्ट है। ओके, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल कोर क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम होती है। हाँ, टेक्निकल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, या करंट में क्या चल रहा है, ओके, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टेक्निकल ओरिएंटेड करंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीजनल कल्चरल करंट क्वेश्चन में किस तरह के पूछे जाते हैं, एक मैंने सेट आपके लिए बना रखा है, इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रीजनल में मान लीजिए आप जौनसार एरिया के हैं, मान लीजिए आप कुमाऊं एरिया के हैं, मान लीजिए आप किसी रुड़की या देहरादून वाले एरिया के हैं। ठीक है, तो आपसे फेमस इन योर टाउन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप नैनीताल में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाउन में फेमस क्या, तो आप बताओ कि टूरिज्म के लिए फेमस है। फिर आपसे पूछेंगे बताओ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछेंगे। लैंडस्लाइड का इशू इस तरह की जगहों में हो सकता है, जो पहाड़ी होंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इस तरह का सवाल देने के लिए अगर मैं जवाब देने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब चीज़ों का जवाब आराम से देख सकते हैं, बेहिसाब लिटरेचर पढ़ा है आपका गूगल में, तो आपको मिल जाएगा। बस मेरा काम है आपको थोड़ा सा अवेयर करना कि आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करें, ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। ओके, एक एक चीज़ का आंसर अगर मैं दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी बना सकता हूँ, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा समराइज करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी पूरी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसे चैनलाइज करना चाह रहा हूँ। ओके, तो फेमस इन योर टाउन, उससे सवाल बन सकते हैं। दूसरा, अगर मैं करंट की बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तरकाशी टनल इशू आपने देखा होगा, ये काफ़ी आजकल न्यूज़ में है। तो आप ये समझ लीजिए कि टनल जो बनाई जाती है वो सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। तो उम्मीद है कि उत्तरकाशी टनल इशू के बारे में आपसे सवाल रेज किया जा सकता है यही में, क्योंकि सिविल का है और आपको करंट भी है और आपको पता भी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे किस टाइप का सवाल बनाया जा सकता है, उसके लिए मैंने पहले से एक छोटा सा आपके लिए डिटेल कलेक्ट करी है। उत्तरकाशी टनल जो इशू है, जहाँ पे कुछ आपके जो मजदूर फंसे हैं, उसके लिए एक छोटा सा ये आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस पे पूरा समराइज कर रखा है, पूरी सिचुएशन को समराइज कर रखा है और क्यों ऐसा हुआ है। जनरली आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि क्या वजह थी कि मजदूर अंदर फंसे हैं,
थे वहाँ पर, क्या टेक्निकल कम खामियां रह गई थी और क्या उसके समाधान होने चाहिए थे, और क्या ऐसा करना चाहिए जो ऐसा फ्यूचर में ना हो। ये 3-4 सवाल के आसपास ही आपसे पूछे जाएंगे और इसका जवाब इस पूरी फिगर में आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए आप इसमें ध्यान से अगर आप देखें, 40 मजदूर फंसे हैं, 60 मीटर हिस्सा धंस गया है, कॉलेप्स हो गया है, ठीक है, और रेस्क्यू के दौरान मिट्टी धंस गई थी। ओके, तो इसका मतलब पूरा इशू आपको पता ही होगा, स्मार्ट बच्चे हैं आप, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या सोचा, पाइप के जरिए खाना और पानी पानी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर इसे तोड़ेंगे, ऊपर से तोड़ेंगे तो ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पहाड़ आपका इनके ऊपर गिर जाए। तो बहुत स्मार्टली इस काम को करना है, एक भी गलत डिसीजन बहुत सारे मजदूरों की जान पे भारी पड़ सकता है, ठीक है। आई थिंक अब तक या 1 या 2 दिन बाद ये सब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। काफ़ी इसमें जो एक्सपर्ट हैं काफ़ी करीब हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। आप इस फिगर में 40 मजदूर हैं, 60 मीटर हिस्सा यहाँ पे धंसा, ये सब चीज़ आप याद रखें। 4.5 किलोमीटर, ये पूछ सकता है कि कहाँ पे थी इंटरव्यू और कहाँ पे थी आपकी ये जो कहते हैं टनल, 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ठीक है, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर है ये, ठीक है, एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर है। ये सारी जानकारी हैं। व्हाट हैपन ये सब लिखा है यहाँ पर। व्हाट वेट राउंड, जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या रीज़न हो सकते हैं जो ये हादसा हुआ, तो आप बोल सकते हैं इसमें रीज़न भी लिखा है इन एडिक्वेट स्ट्रक्चरल असेसमेंट, यानी कि स्ट्रक्चर का जो असेसमेंट क्या था, जो बियरिंग कैपेसिटी मान के चले थे, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या थी, इन एडिक्वेट थी, ऐसा नहीं हुआ। पुअर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, डेफिनेटली पुअर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा होगा तो जिसे मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसने ढंग से काम नहीं किया होगा, इंस्पेक्शन वाले ने भी ढंग से काम नहीं किया होगा, वरना ऐसा इश्यू नहीं होता कभी भी। लेक ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग, इमरजेंसी के लिए इन्होंने पहले कुछ सोचा नहीं होगा, ये चीज़ तो पहले भी सोचनी चाहिए थी, हो सकता था। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ये पहले ही सोचा जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए ऋषिकेश कानीपराग रेलवे हाईवे में भी टनल बनाई जा रही है, लेकिन वहाँ मेन टनल बनाने से पहले एग्जिट टनल बनाई जाती है, ताकि अगर कुछ इस तरह का हादसा हो जाए तो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट हो। मुझे जहाँ तक जानकारी है इसमें शायद एग्जिट टनल का कोई भी रास्ता नहीं था। अगर एग्जिट टनल के बारे में सोचा गया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये भी एक स्मार्ट जवाब हो सकता है। ओके, इनसफिशियंट रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट इनसफिशियंट था तभी इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। की लर्निंग, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी असेसमेंट, ये सब यहाँ पे लिखा है। इन एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, जो पीपल आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। 4-5 पॉइंट को, इस इन पॉइंट्स को भी आप याद रख लें, इतना भी बोलते तो काफ़ी रहेगा, आपका बहुत अच्छा जवाब माना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे, टू व्हाट एक्सटेंट विल द रेलवे सर्विस अफेक्ट इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म। उत्तराखंड में अगर करंट की बात करें और टेक्निकल करंट की बात करें तो आपकी ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो परियोजना है, रेलवे परियोजना है, जो लगभग अब अपना 70% पूरा हो चुकी है, इस पर सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग आपके क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये मत समझना कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे में, तो रेलवे नहीं है तो आपसे रेलवे नहीं पूछा जाएगा। आप कहेंगे मैं तो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन में जा रहा हूँ, रेलवे से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। रेलवे इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो उसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये बन सकता है, रेलवे परियोजना जो है इसकी टेक्निकल जानकारी, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कितने किलोमीटर का, तो आप बताएंगे 125 किलोमीटर की परियोजना है। कहाँ से कहाँ तक की, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की है। कितनी टनल है, कितने ब्रिजेस हैं, 16 टनल है, 17 ब्रिजेस हैं, या 16 ब्रिजेस होंगे 17 टनल, इतना मुझे ध्यान है कि 16-17 के आसपास दोनों जगह हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज है, नैरो गेज, आप बोलेंगे ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज की विड्थ कितनी होती है, आप बोलेंगे 1.676 होती है। कितने रेलवे स्टेशन है, 7 रेलवे स्टेशन है, और एक रेलवे स्टेशन जहाँ तक मुझे ध्यान है अंडर डिसीजन भी है, हो सकता है फाइनलाइज हो गया हो, लेकिन बीच में ये इशू भी आया था कि एक रेलवे स्टेशन आपका अंडर डिसीजन है, बट वो अब सॉर्ट आउट हो चुका होगा। पहला स्टेशन कहाँ है आप बता सकते हैं, ऋषिकेश है। आखिरी स्टेशन क्या है आप बता सकते हैं, कर्णप्रयाग में सिराई है, ठीक है। इस तरह की सारी जानकारी आपको बड़े आराम से एक क्लिक में मिल जाएगी। तो ये मोटी मोटी जानकारी, आप टेक्निकल जानकारी रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में पूरा तैयार रखें, इस पर सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरा सवाल क्या बन सकता है आपका, दूसरा सवाल रेलवे को लेकर ये बनेगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि रेलवे की जो ये प्रोजेक्ट हैं ये उत्तराखंड के लोगों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट होने वाली, क्या कैसे एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आप इसमें जवाब दे सकते हैं कि सर सबसे पहले तो इसमें क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब आप इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे कि टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा। टूरिज्म को बढ़ावा आप ये कह सकते हैं कि सर पहले उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम अमूमन देखने को मिलती है, तो मोस्ट ऑफ द जो टूरिज्म है वो उत्तराखंड आने से डरते हैं। एक इशू तो ये हो सकता है, ठीक है। और अगर आना भी चाहें तो प्रॉपर रास्ता,
एक लंबा सफ़र होना, हेडेकफुल सफ़र होने की वजह से लोग हिम्मत नहीं करते। रेलवे होने से ये सफ़र आसान हो जाएगा और ज़्यादा टूरिज्म आएगा। जितना टूरिस्ट आता है उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, जिससे क्या है, यहाँ की जो आपकी आमदनी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। एक आंसर ये हो सकता है, टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा आंसर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। अब आप बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है जी? एम्प्लॉयमेंट से मतलब ये है कि अगर रेलवे यहाँ पे आती है उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन बनेंगे, 6 या 7 रेलवे स्टेशन बनेंगे, ठीक है। रेलवे स्टेशन में एम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे लोग अपनी दुकानें खोल पाएंगे, ठीक है। रेलवे के बीच में जो गेट्स होते हैं, जैसे क्रॉसिंग कहते हैं, वो लगेंगे, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। रेलवे के अंदर भी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और हो सकता है कुछ प्रतिशत यहाँ के लोगों के लिए रिजर्वेशन भी होने की संभावना है, अगर लोग इस मामले को उठाएंगे। जनरली लोग उठाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ेंगे? छोटी छोटी इंटरप्राइजेस, छोटी छोटी कंपनियां, रेलवे होने की वजह से वो अपना पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट उनका उत्तराखंड में आना आसान होगा। सारे सामानों को क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, इसलिए हर चीज़ें, जो कंपनियां, जो रोज़गार बड़े शहरों में मिलता था, कंपनियां यहाँ पे आने में फिजिबल महसूस करेंगी, इजीली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी, और एक छोटी छोटी यूनिट बिजनेस की यहाँ भी खुलना स्टार्ट होगी, जिससे रोज़गार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। ये आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और आप क्या जवाब दे सकते हैं, रेलवे के आने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? आपका ट्रैफिक कम हो सकता है, ओके। ट्रैफिक भी बहुत बड़ा इशू आपने देखा होगा, जब यात्रा सीजन चलता है तो आपकी रोड इतनी बिजी होती है कि 3 घंटे की जर्नी कई बार आपको 5-5 घंटे में करनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि आधा ट्रैफिक आपका रेलवे सॉर्ट आउट कर लेगी, और आधा ट्रैफिक आपका सड़कों में रहेगा। इस तरह से आप और पॉइंट भी सोच सकते हैं। यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। मगर 4-5 पॉइंट अब इस तरह से रेलवे से टेक्निकल जानकारी भी आपको होनी चाहिए, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि टनल वाला हिस्सा है, जिस तरह का इशू अभी उत्तरकाशी में, उस तरह का इशू होने की संभावना पूरी है। पहाड़, रॉक किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, अब ये 3-4 साल तक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम पर सुरंग बनने के बाद, रेलवे चलने के बाद पहाड़ कैसा रिस्पॉन्स है, रॉक कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक है। रॉक मैकेनिक्स एक पूरा सब्जेक्ट होता है, इसी पर आधारित की रॉक हो सकता है आगे फेल हो, इस तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी, इस तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इस तरह से आपका ये वाला सवाल पूरा हो गया, ठीक है। हाउ कैन यू स्टॉप माइग्रेशन फ्रॉम यूके? देखो, अगर कल्चरल करंट, इस तरह के सवाल में ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जनरली यू पीसीएस जैसे एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है कि माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब है पलायन। जो लोग रोजगार की तलाश में गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड में ये हो रहा है, उसको आप किस तरह से रोकेंगे उत्तराखंड से, ठीक है। ये एक बड़ा सवाल है, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइए, और इसका सवाल देने के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूँ। ये आप ढूंढ सकते हैं सवाल को, बहुत सारी वीडियो बने इस सवाल पर, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है। आप इसे आराम से ढूंढ लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल सवाल किस किस तरह से बन सकते हैं, मैं आपको कंडीशनल सवाल के बारे में बताना चाहूँगा। ये तो कल्चरल हो गया, रीजनल हो गया, करंट हो गया। कंडीशनल में जैसे वो इस तरह की चीज़ें पूछते हैं, इफ़ यू आर इफ़ यूर प्रेशराइज इफ़ योर बॉस, थोड़ा मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, इफ़ योर बॉस प्रेशराइजेज यू, ठीक है, हाउ वुड यू टैकल? कहने का मतलब है आपका जो इमीडिएट ऑफिसर है, यानी जो एक्शन कहते हैं जिसे हम, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, अगर वो आपको प्रेशराइज करता है तो हाउ वुड यू टैकल? इस प्रेशर को आप किस तरह से टैकल करेंगे? मैंने कहा है आपको, यही लगभग एक प्रशासनिक अधिकारी के आसपास का पद है, तो प्रशासन का दबाव आपके ऊपर सामान्यतः होगा ही होगा। तो आपका बॉस के ऊपर प्रेशर होगा तो वो प्रेशर आपके ऊपर ट्रांसफर करेगा, तो इसका जवाब आपको तैयार रखना। आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं, अगर आप फनी वे में इसका जवाब देना चाहें, बहुत हल्के लहजे में इस बात का जवाब देना चाहे, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपना प्रेशर अपने नीचे वालों को ट्रांसफ़र करूँगा। अगर मेरा बॉस मुझे प्रेशराइज करता है तो काम मैं जेई को कहूँगा, या बाकी जितने भी मेरे अंडर पे उन लोगों को प्रेशराइज या उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। इस तरह का जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इससे मैं प्रेशर नहीं समझता सर, मैं इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, और मैं इसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। और भी बहुत सारे आंसर आप इसके ढूंढ सकते हैं, भरा है यूट्यूब इसके इस तरह के सवालों से, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, मैं सिर्फ आपको आपकी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना चाह रहा हूँ, रास्ते आप अपने आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू इंडल्ज इन करप्शन, ये भी सवाल जनरली पूछा जाता है। जनरली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, ऐसे विभाग है जहाँ पर करप्शन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई, ये सवाल पूछेंगे आपसे कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू इंडल्ज इन करप्शन, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप चाहे करप्शन करना पसंद करते हो या ना करते हो, इंटरव्यू में आपको इसका जवाब नेगेटिव में देना है कि मैं करप्शन पसंद नहीं करता हूँ। ये आप भी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इंटरव्यू में हम इस तरह का जवाब देंगे कि हाँ, मुझे कोई करप्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, आई वुड लाइक टू बी आई वुड लाइक टू इंडल्ज इन करप्शन, तो नेगेटिव है, तो ये जवाब होगा। इवन तो इंटरव्यूअर्स भी जानते हैं कि आप बनावटी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको
किसी भी इस तरह के सवाल का जो गलत हो उसका सब उसे गलत ही कहना है, जो सही है उसे सही कहना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से करप्शन को रोकने की जितना मुझसे हो पाएगा। ओके, इस तरह का आप जवाब दे सकते हैं, गोल गोल जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल आपसे ये हो सकता है कि इफ़ यू आर ट्रांसफर इन रिमोट एरिया, जनरली उत्तराखंड में इस तरह की सिचुएशन बहुत आती है कि अगर आपका रिमोट एरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है तो जनरली कोशिश लोग करते रहते हैं कि हम एक अच्छे इलाके में हमारा ट्रांसफ़र हो। देख लीजिए, अगर आपको ए की नौकरी करनी है या जे की नौकरी करनी है, दोनों ही नौकरियों में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट पहाड़ों में हैं। आपका हरिद्वार हो गया, एक देहरादून हो गया, और एक आपका हो गया रुद्रपुर, ठीक है। 3-4 ज़िले जो हैं आपके मैदानी ज़िले हैं, प्लेन्स में, बाकी सारे ज़िले आपके पहाड़ी हैं, तो आपको जीवन तो पहाड़ में ही कटना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिमोट एरिया में आपका ट्रांसफ़र किया जाए तो आप इसका पॉजिटिवली जवाब दे सकते हैं कि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे वादियाँ बहुत पसंद है और मैं चाहूँगा कि मेरा रिमोट एरिया में ट्रांसफ़र हो। वैसे भी इंटरव्यूअर के हाथ में नहीं होता आपका ट्रांसफ़र करना, तो बोलने में आपको कुछ जान ही रहा है, आपको यही जवाब देना पड़ेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उत्तराखंड से प्यार है और बड़ा लगाव है और मैं वादियों में रहना पसंद करता हूँ, मुझे शांति पसंद है, मुझे शहरों की भीड़ भाड़ मेट्रो से बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं आपकी पूरी दुनिया के लोग उत्तराखंड में योगा करने के लिए आते हैं, तो हम तो उत्तराखंड में ही रहना चाहेंगे, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं या आसपास के रहने वाले हैं, यूपी वगैरह जहाँ से भी आप हों। तो आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं, इजीली आप बहुत स्मार्टली जवाब दे सकते हैं। ओके, तैयार कर लीजिए आप, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आप यही जवाब दें, आप अपने हिसाब से अपने स्तर से इन सवालों के जवाब प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टेक्निकल में देखो, कोशिश ये करना पहले वो क्वेश्चन हो जो आपके उत्तराखंड में चले, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, ये सवाल आपसे टेक्निकल में पूछा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत आप रॉक मैकेनिक्स भी पढ़ लेंगे, रॉक मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से रॉक्स मैकेनिक्स में टेस्ट होते हैं पहाड़ों के लिए, थोड़ा बहुत अगर आप देख लें तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सुरंगों का काम अब पहाड़ों में काफ़ी हो रहा है। बड़े बड़े जो रास्ते थे पहाड़ों के, उन्हें सुरंगों से जाने का जो है, जैसा भी आपने देखा है उत्तरकाशी में काफ़ी सुरंगें बनी है, काम स्टार्ट होने लगा है। पहले सुरंगों को अवॉइड किया जाता था, टनल को अवॉइड किया जाता था पहाड़ों में, लेकिन अब ये चीज़ हल्के हल्के होने लगी। तो थोड़ी बहुत रॉक मैकेनिक्स का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। रॉक मैकेनिक्स मुझे लग रहा है शायद आपने पढ़ी ना हो, बट तो आप सर्च करेंगे तो रॉक मैकेनिक्स के काफ़ी टेस्ट आपको मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। टिहरी डैम एक फेमस डैम है, ठीक है। इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है आपको, उत्तराखंड के रहने वाले बताइए टिहरी डैम के बारे में कुछ। तो टिहरी डैम के बारे में आपको पता ही होगा जनरली, नहीं भी पता हो तो आप थोड़ा क्रॉस सेक्शन तो याद ही रख लें इसका। टिहरी डैम का क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है मैं बताता हूँ आपको। टिहरी डैम के बारे में पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हाईएस्ट अर्थ एंड रॉकफिल डैम है इंडिया का, और एशिया का जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 5वां हाईएस्ट अर्थ एंड रॉकफिल डैम है। ओके, अर्थ एंड रॉकफिल याद रखें आप इसे, अर्थ एंड रॉकफिल डैम कहेंगे तो पूरा इसका अच्छा सा, आप केवल एम्बैंकमेंट डैम कह के ना छोड़ें, एम्बैंकमेंट डैम है ये, लेकिन एम्बैंकमेंट डैम के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, तो इसको आप अर्थ एंड रॉकफिल डैम कहेंगे। ये आपका क्रॉस सेक्शन होता है टिहरी डैम का। ऊपर वाली डायमेंशन 20 मीटर के आसपास है जिस पे आप गाड़ी से पार करते हैं, और नीचे 1142 या 41 मीटर के आसपास है इसमें, ये वाला इसका। और इसकी हाइट अगर आप देखेंगे तो ये 260.5 या ऑलमोस्ट 261 मान लीजिए आप, 261 मीटर आपकी टिहरी डैम की क्या है, हाइट है। ओके, इतना थोड़ा बहुत आप याद रखें क्योंकि आपके प्रदेश का डैम है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। कितने मेगावाट का डैम है? 2400 मेगावाट का, ये भी पता ही होगा आपको, ठीक है। 2400 मेगावाट का डैम है। किस नदी पे बना है? भागीरथी रिवर पर बना है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है जिस पर गाड़ी चलती है, इस तरह से अगर मैं इसका ये लंबाई बनाऊँ जिस पर आप गाड़ी से जाते हैं, ये 575 मीटर लंबा है। ओके, 575 मीटर ये पूरा जिस पे आपकी गाड़ी से आप क्रॉस करते हैं, इट इज़ 575 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। स्पिलवे कौन कौन से हैं? शूट स्पिलवे और वर्टिकल शाफ्ट स्पिलवे, 2 स्पिलवेज में आपने देखे होंगे, ठीक है। इनकी मैकेनिज्म कैसी होती है ये बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मेन मेन सवाल और जानकारी भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको पता ही होना चाहिए टिहरी डैम के बारे में, मोटी मोटी जानकारियाँ। नेक्स्ट देखते हैं NHAI प्रोजेक्ट इन यूके, इस पे सवाल बन सकता है। NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये केंद्र सरकार का विभाग है। किसके अंदर अंडर आता है
ये आता है मॉर्थ के अंडर, ये आपके पता होना चाहिए, हो सकता ना हो पता हो कुछ बच्चों को, ठीक है। मॉर्थ क्या होता है? MORTH। मॉर्थ का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके जो मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार का विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हिंदी में देख लेना इसे क्या कहते हैं, सड़क परिवहन ऐसा करके कुछ इसका नाम है। मॉर्थ मिनिस्टर इस टाइम हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। आपने देखा होगा, काफ़ी एक्टिव नेता हैं नितिन गडकरी जी। आपके क्या है? मॉर्थ मिनिस्टर है। तो मॉर्थ मंत्रालय, मॉर्थ मिनिस्ट्री के अंडर ही ये डिपार्टमेंट आता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ या केदारनाथ के जो रोड पर हैं वो नेशनल हाईवे में आते हैं, ठीक है। कौन सा नेशनल हाईवे ये भी याद रख लें आप। जैसे आप ऋषिकेश, ये जो ऋषिकेश से जाता है आपका, इसका नाम चेंज हुआ जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच में जो हाईवे है इसका नाम हाल में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है NH7 उसका नाम चेंज हो गया, जो पढ़ा है NH7 पढ़ा, तो ये याद रख लें आप। NHAI उत्तराखंड में काफ़ी प्रोजेक्ट देख रही है, जो यमुनोत्री वाला हाईवे वो भी NHAI बना रही है, ठीक है। आपका जो बद्रीनाथ, ये अभी जो रोड बनी है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक की, ये भी NHAI के अंडर में था। दिल्ली से देहरादून से दिल्ली, देहरादून का जो उत्तराखंड में ये देहरादून, तो देहरादून से जो दिल्ली का हाईवे वो भी NHAI बना रही है, तो कुछ हिस्सा देहरादून से आपका क्या है NHAI के उत्तराखंड में पड़ रहा है, दिल्ली देहरादून हाईवे का। तो आप ये 3-4 प्रोजेक्ट बता सकते हैं। इससे ये पता लगेगा कि केवल आप किताबी कीड़े नहीं है, बल्कि आपको ये भी पता है कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। ये तैयार याद कर ले आप। नेक्स्ट आपका हो सकता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सवाल बनते हैं, क्योंकि हाल में ही आपने देखा होगा टर्की का अर्थक्वेक आया है, बहुत टेरिबल अर्थक्वेक था टर्की में। अभी भी कुछ दिनों पहले अर्थक्वेक की काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी एक्टिव थी खबरें, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है जनरली उत्तराखंड, जोन 4 और जोन 5 में आता है। अब इसके के लिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप देखना मेरे चैनल पे, इस पर मैं ऑलरेडी टर्की अर्थक्वेक के नाम से वीडियो बना चुका हूँ। रखा जो वीडियो का नाम मैंने टर्की अर्थक्वेक रखा है, लेकिन उस पर मैंने पूरी अर्थक्वेक की जानकारी दी है, उत्तराखंड की बात भी करिए, कितने जोन में डिवाइड किया गया, 2 वीडियो में मैंने बनाया है। तो उन 2 वीडियो को भी आप देख लेंगे तो अर्थक्वेक की मोटी मोटी जानकारी आपको हो जाएगी, और साथ साथ में मैथमेटिकल रिक्टर स्केल के तो सब चीज़ें मैंने उसमें बना रखी हैं। तो ज़रूर उन 2 वीडियो को देखें आप, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के बारे में। आपको उसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, केवल अगर आपको सारे सवालों का जवाब देना जो आपसे पूछने की संभावना है, तो 2 वीडियो में मुझे लगता है वो सब चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन से चैनलाइज कर दिया है। एक एक सवाल का अगर मैं जवाब दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ इस पर एलोबरेटेड फॉर्म में आपको चीज़ें बताऊँ, क्वेश्चंस बताऊँ, उनके आंसर बताऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा मैं दोबारा भी आपको के लिए ऐसा वीडियो लेके आऊँ। बट इस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन पर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन रखनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स के सवाल या सॉइल मैकेनिक्स के सवाल या डेफिनेशन होगा ना, इस सबको पूछने की संभावना बहुत कम है। जैसे आपने रिटर्न की तैयारी करी थी उस तरह से इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल भी ना करें। हाँ, इतना जरूर है, मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लें, परमिबिलिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, नॉच क्या होती है, मतलब ये खास खास चीज़ें होती हैं, पता ही होगा आपको अगर आपने रिटर्न निकाल रखा है, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें जरूर पढ़ा है, बहुत एलेबोरेटेड फॉर्म में सारी किताबें ना पढ़ा। इस तरह से आप चैनल को अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करें कि क्या है फेमस, क्या है कंडीशनल चीज़ें, क्या हैं कल्चरल चीज़ें, क्या हैं, ठीक है। टेक्निकल सवाल वो होने चाहिए जो उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो इससे उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे बताएं अगर इस पर और वीडियो भी बनाने हैं, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और नहीं करते हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन नीचे चला जाता है, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।